हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में यंग रिसर्चर्स आपके साथ शेयर करेगा सिनॉप्सिस कैसे लिखा जाता है, सिनॉप्सिस क्या है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एमफिल लेवल का सिनॉप्सिस या पीएचडी लेवल का सिनॉप्सिस सबमिट करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिनॉप्सिस क्या होता है। देखिए, सिनॉप्सिस आपका या उसको दूसरे नंबर पे आप रिसर्च प्रपोजल कह लें। ये बेसिकली आपके पास एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री होती है जिसमें आप अपने फ्यूचर प्लान्स बताते हो। फ्यूचर प्लान्स अब किससे रिलेटेड होंगे? रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आपकी जो रिसर्च फील्ड है, आप उस फील्ड में क्या परफॉर्म करोगे, एक्सपेरिमेंट कैसे रन करोगे, और यही एक्सपेरिमेंट, यही प्रोजेक्ट ही क्यों चूज़ करोगे आप, उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसमें उसके बेनिफिट्स क्या होंगे सोसाइटी को, और उसके रिज़ल्ट में आप सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा और आपको क्या बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ उस पूरे प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट आएगी, आपको कौन कौन से मराहिल से गुजरना पड़ेगा, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, नोवेल्टी क्या है, आपके काम की ख़ास बात क्या है, डेट इज़ कॉल्ड नोवेल्टी। ये सारी चीज़ें आपने एक डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में उनको सबमिट करवानी होती है, चाहे वो एमफिल लेवल का सिनॉप्सिस है या पीएचडी लेवल का। तो उसमें कुछ जो मेन हेडिंग्स जो हर यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके सिनॉप्सिस में लाजमी होनी चाहिए, वो आपके सामने ये रखी हैं। कंटेंट ऑफ अ सिनॉप्सिस, ये बेसिकली ये 9 पॉइंट्स हैं जो हर आपकी, चाहे फिज़िकल केमिस्ट्री है, चाहे एनालिटिकल है या ऑर्गेनिक है, ये 9 के 9 पॉइंट्स आपके सिनॉप्सिस में ऐड होने चाहिए। ठीक है, हम पहले उनको पहले देखते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ऐड करना है। फिर हम इनकी डिटेल देखेंगे कि इन पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कैसे इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद एट द एंड ऑफ वीडियो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका एक टॉपिक है, स्पेसिफिक टॉपिक मैंने यहाँ पे चूज़ किया है जो कि फोटो कैटालिटिक डाई डिग्रेडेशन पे है, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कंपोजिट जिंक ऑक्साइड एंड बिस्मथ ऑक्साइड। उसके केस में आप सिनॉप्सिस कैसे लिख सकते हो, ये एक रफ स्केच आपके सामने रखूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए एग्जाम्पल के थ्रू कि सिनॉप्सिस किस तरह का होता है। अगर कोई टॉपिक आपको दिया जाता है तो आप उसमें किस तरह सिनॉप्सिस के पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहला पॉइंट जो किसी भी सिनॉप्सिस का होता है, डेट इज़ टाइटल पेज विद रिसर्च टॉपिक। आपने पहला पेज सिनॉप्सिस का हमेशा टाइटल पेज का होता है। ठीक है, उसमें आपने लिखना होता है, आपने टाइटल लिखना होता है रिसर्च का। प्रपोज टाइटल होता है, ये आपका यही और सिलेक्ट नहीं हो जाता, यही ओके नहीं हो जाता, आपने एक प्रपोज टाइटल देना होता है। क्योंकि देखिए, सिनॉप्सिस क्या है, अभी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले आप अपने डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन लेना चाहते हो, उनसे परमिशन लेना चाहते हो कि हम ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप हमें अलाउ करें। तो ये सारा सिनॉप्सिस जो है, इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि पूरे का पूरा सिनॉप्सिस आपका फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये लिखेंगे डाई डिग्रेडेशन वाज ऑब्टेन्ड, अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है तो आप वाज क्यों लगाओगे। आप ये लिखें डाई डिग्रेडेशन परसेंटेज, डाई डिग्रेडेशन विल बी मोर इफ़ेक्टिव एज़ कम्पेयर टू अदर रिपोर्टेड मेथड्स। तो आपने विल बी का वर्ड यूज़ करना है, सारे का सारा सिनॉप्सिस फ्यूचर टेंस में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पेज पे आपका प्रपोज टाइटल होगा। आपको फॉर एग्जांपल अगर आप डाई एड्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हो तो आप लिखेंगे कि एफिशिएंट डाई एड्जॉर्प्शन, कौन सा डाई है उसका नेम लिख दें, कौन सा एड्जॉर्बेंट यूज़ किया है उसका नेम लिख दें। अगर आप फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन कर रहे हो तो आप वो सोर्स ऑफ लाइट लिखें जो आप फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन में यूज़ कर रहे हैं, आइदर इट विल बी यूवी लाइट और गैमा रे। ठीक है, और अगर आपको इसके अंदर कोई कंपोजिट, नैनो कंपोजिट या कोई एज अ कैटलिस्ट कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, लाइक जिंक ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, तो आप उनका नेम भी टाइटल में मेंशन करें। एक प्रॉपर टाइटल लिखें। टाइटल लिखने के बाद आप ये लिखें कि आप ये सिनॉप्सिस किस डिग्री के लिए सबमिशन करवा रहे हो। ठीक है, आपकी पार्शियल फुलफिलमेंट है एमफिल डिग्री की या पीएचडी लेवल की, आप उसकी मेंशन करें। फिर ये लिखें कि ये किसने लिखा है, आपका नेम आ जाएगा। आपका नेम आने के बाद रोल नंबर आएगा आपका,
आपका जो बैच है, साथ में आपका अगर एमफिल है या पीएचडी है, जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको रोल नंबर असाइन किया गया है वो आप लिखेंगे कंप्लीट। और उसके बाद आप सुपरवाइज़र का नेम लिखेंगे कि सुपरवाइज्ड बाय दिस वन। अपने सुपरवाइज़र का नेम, अगर उन आपके कोई को सुपरवाइज़र भी आपके सुपरवाइज़र ने अगर आपको बताए हैं तो आप को सुपरवाइज़र का नेम भी लिखेंगे उसके टाइटल पेज में। ठीक हो गया। उसके बाद अगला जो आ जाता है उसमें आप यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे और यूनिवर्सिटी का लोगो भी लगाएं। इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडिशनल ये चीज़ होती है कि सिनॉप्सिस में साइन होते हैं। साइन इस तरह होते हैं कि उनमें सुपरवाइज़र के तो साइन होने ही हैं, उसके अलावा को सुपरवाइज़र्स के भी साइन होते हैं। ठीक है। या जो उनकी रिसर्च प्रोजेक्ट की जो कमेटी मेम्बरान्स होते हैं उनके भी साइन होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हर यूनिवर्सिटी लेवल का क्या क्राइटेरिया है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ होती है, रिसर्च प्रोजेक्ट कमेटी मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं, यानी कि आपके को सुपरवाइज़र भी हैं, तो आप अपने सुपरवाइज़र से पहले कंफर्म करें कि उनका ये सिग्नेचर होंगे या नहीं, उनका हम अलग से पेज बनाएं या नहीं। अलग से पेज उसका ये होता है कि टाइटल पेज के बाद वाला जो पेज होता है वो उनके सिग्नेचर्स का पेज होता है। ठीक है। वहाँ पे आपके हेड ऑफ़ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है उनका सिग्नेचर होते हैं, आपके सुपरवाइज़र के होते हैं, आपके को सुपरवाइज़र्स हैं तो उनके सिग्नेचर होंगे, और अगर कोई कमेटी मेम्बरान भी हैं आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में तो उनके साइन होने के बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये अपने सुपरवाइज़र से, किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, अपने सुपरवाइज़र से पहले कंफर्म करके देन टाइटल पेज के बाद आप वो वाला पेज बनाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरा पेज बनेगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट का। आपने जो एक टाइटल पेज और ये सिग्नेचर वाला पेज बनाने के बाद जो हेडिंग देनी है वो एब्स्ट्रैक्ट की होती है। एक बात मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि आपने सिनॉप्सिस में टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनाना होता, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल नहीं बनानी होती। ठीक है। आपने जस्ट सिनॉप्सिस को आसान अल्फाज में समझने के लिए आप ये समझ लें कि आप अगले बंदे को कायल कर रहे हो कि हमने ये काम करना है और हमारे काम की ये खसूसियात हैं, ये उसके जो है वो ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स कम हैं, बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, कॉस्ट भी कम लग रही है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, हम इसलिए ये काम करना चाह रहे हैं, आप हमें अलाउ कर दें। ठीक हो गया। और ये सारे का सारा मैं पहले जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर टेंस में ही आपने लिखना है। ठीक है। इसके साथ साथ जो चीज़ें माइंड में आती जाएंगी मैं आपको इस वीडियो में बताती रहूँगी। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि सारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ठीक हो गया। एब्स्ट्रैक्ट में आपने एब्स्ट्रैक्ट भी फ्यूचर टेंस में ही लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट में आप पहले ये बताते हो कि आपका, देखें आपका जो काम है ना, आपने उसको पहले थोड़ी स्टडी करना है कि आपके काम में हो क्या रहा है, फिर ही आप सिनॉप्सिस राइट अप कर सकोगे। ठीक है। तो आपने एब्स्ट्रैक्ट में ये लिखना है कि आपका काम इस डाई पे है, या इस मेटल लाइन को आप रिमूव कर रहे हो, ये मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, ये कैटलिस्ट आपने यूज़ किया है और इतना टाइम ड्यूरेशन दिया है, ये पैरामीटर्स आपने ऑप्टिमाइज़ किए हैं, ये आइसोथर्म मॉडल्स लगाने हैं, ये काइनेटिक मॉडल्स लगाने हैं। उसके बाद आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं जिसमें हमारे पास कैलकुलेशन के सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास उसके रिज़ल्ट्स, जो प्रपोज्ड रिज़ल्ट्स होंगे, आपको लगेगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आप डाई रिमूवल कर रहे हो तो आप ये कहोगे कि इसका जो बेनिफिट, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये है कि वाटर जो है उसकी रीयूजेबल हो सकेगा आफ्टर फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन या एड्जॉर्प्शन। तो उसमें क्या है कि आप ये प्रपोज्ड रिज़ल्ट में बता सकते हो कि एक एफिशिएंट मेथड रहेगा डाई रिमूवल के लिए या मेटल लाइन रिमूवल के लिए। तो जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी टॉपिक पे आप सिनॉप्सिस लिख रहे हो, उसके सबसे पहले आपने प्रपोज्ड मेथडोलॉजी बतानी होती है। ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी आप कैसे स्टेप करोगे वो थोड़ा बहुत बताना होता है। उसको बताने के बाद आपने प्रपोज्ड रिज़ल्ट भी बताने होते हैं। प्रपोज्ड रिज़ल्ट बताने के बाद आपने नोवेल्टी भी बतानी होती है एब्स्ट्रैक्ट में। नोवेल्टी का मतलब ये होता है कि आपके पेपर की क्या ख़ास बात है, आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उस पे पहले से पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं या नहीं हुए। अगर तो हो चुके हैं तो फिर आपके काम में क्या न्यू चीज़ है। ऑलरेडी पेपर इतने रिपोर्टेड हैं, डाई डिग्रेडेशन पे बहुत काम हो चुका है, लेकिन आप क्यों काम ये करना चाह रहे हो। और ये बहुत ख़ास बात है। सिनॉप्सिस जब होता है, आप सबमिशन करवाते हो, उसके बाद आपका डिफेंस होता है। डिफेंस में आपने अपने टॉपिक को
डिफेंड करना होता है, उसमें आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन ही नोवेल्टी का होता है, और नोवेल्टी क्या है उसके बारे में अलग से एक वीडियो इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगी, उसकी कंप्लीट डिटेल उसमें बताऊँगी नोवेल्टी के बारे में, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो सारा जो आपका प्रोसेस है जिसमें आप नोवेल्टी वगैरह बताएंगे, उसको बताने के बाद आपने फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी बतानी होती हैं कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान हैं। आप ये प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल अगर आपका वो पास कर देते हैं, आपको अलाउ कर देते हैं, तो आप फ्यूचर में क्या चीज़ करोगे, फ्यूचर रिकमेंडेशन भी कोशिश करें एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड करें, और ये लाजमी जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होता है। ठीक हो गया। तो ये आपका टोटल एब्स्ट्रैक्ट था, आपने एब्स्ट्रैक्ट में ये चीज़ें ऐड करनी हैं, और ये सारी डिटेल में आपको आगे एक एग्जांपल के थ्रू जो एक पूरा सिनॉप्सिस का स्केच आपके सामने रखूँगी, उससे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाएं तो एब्स्ट्रैक्ट के बाद कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स मेंशन नहीं है, लेकिन आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। कीवर्ड्स का ये मतलब होता है कि आपके जो कीवर्ड से देख के पता चलता है आपके आर्टिकल किस टॉपिक से मुतल्लिक है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एड्जॉर्प्शन पे काम है तो आप कीवर्ड्स में लिख देंगे एड्जॉर्प्शन, डाई जिस डाई की एड्जॉर्प्शन करवा रहे हैं उसका नेम लिख दें। जो आप फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट है तो आप क्रिस्टल वायलेट का नेम लिख दें। दो कीवर्ड हो गए। तीसरे नंबर पे आपका जो सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है आप उसका नेम लिख दें। फॉर एग्जांपल वो शुगर कैन बगास है, आप उसका नेम लिख दें। 3 कीवर्ड्स हो गए। फिर आपने जो मॉडल्स डिस्कस किए हैं आइसोथर्म्स, काइनेटिक और थर्मोडाइनमिक्स, आप उनके नेम लिख दें। अगर आपने रीजनरेशन भी की है, डिसऑप्शन भी की है, आप उनके नेम्स भी लिख सकते हैं। तो सिनॉप्सिस में कीवर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन ट्राई करें कि आपके कीवर्ड्स 6 to 7 तक रहें, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड काउंट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड में यूजुअली कुछ जर्नल्स में अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें 4 to 5 कीवर्ड्स मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो ट्राई करें कि आपके कीवर्ड्स भी इसी तक ही लिमिटेड रहें, इससे एक्सीड ना करें। ठीक हो क्या। इसमें एक और चीज़ जो आती है स्टैंडर्ड से याद आया कि आपने जो पूरा सिनॉप्सिस है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 रखना होता है। उसका जो स्टाइल है लिखने का वो टाइम्स न्यू रोमन में लिखना होता है। ठीक है, और आपकी जो लाइंस हैं बोथ साइड पे वो जस्टिफाई होनी चाहिए। कंट्रोल ए से सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करें तो आपकी सारी की सारी जो लाइंस हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगी, यानी कि बोथ साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें लाइन स्पेसिंग 1.5 यूजुअली काउंट की जाती है, 1.5 यूजुअली होती भी है, लेकिन बाकी जो आपको यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया स्टैंडर्ड है कि हेडिंग की जो मेन हेडिंग है उसमें अक्सर उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसका वो 14 होता है। मेन हेडिंग का 14 होता है, उसके बाद और वो बोल्ड भी होती है। उसके बाद जो सब हेडिंग होती है वो बोल्ड ज़रूर होती है, लेकिन उसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 होता है। ठीक है, लेकिन जो इससे आगे टेक्स्ट आ जाता है, जो मेन टेक्स्ट है, जो आपका बॉडी है, उसकी बॉडी की जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमारे पास 12 ही होती है, लेकिन उसको बोल्ड नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपने ये तीनों हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और बॉडी का जो साइज़ है आपने उसको माइंड में रखना है, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है वो आपने उसको भी फॉलो करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू आ जाता है। अब आप लिटरेचर रिव्यू से सोच रहे होंगे कि ये तो सिनॉप्सिस ही थीसिस की तरह हो गया, तो लिटरेचर रिव्यू में सिनॉप्सिस का है, ये थीसिस का नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूँ कि लिटरेचर रिव्यू में कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड भी करती हैं कि आप 15 to 20 पेपर्स ही लिटरेचर रिव्यू में लिखें। ठीक है, या उनका अगर लिटरेचर रिव्यू का वो मेंशन नहीं करते तो उनके पूरे सिनॉप्सिस की पेज लिमिट होती है कि आपके सिनॉप्सिस के पेज जो हैं 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, टोटल सिनॉप्सिस के 16 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपने उस पेज लिमिट को माइंड में रख के लिटरेचर रिव्यू लिखना है। ठीक है, आप ट्राई करें कि सिनॉप्सिस के लिटरेचर रिव्यू में मैक्सिमम 15 पेपर्स ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये आपके लिटरेचर रिव्यू से आपका पता चलता है कि ये काम जो है ये फेक नहीं है, इट इज़ ऑथेंटिक वन। उनको पता तो पहले ही होता है, जो आपके सुपरवाइज़र या जो कमेटी होती है उनको तो पता पहले से, लेकिन वो स्टूडेंट का नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं कि इसने कितने पेपर स्टडी किए हैं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है कि आपने इतने पेपर स्टडी किए हैं और उनका जो डाटा है वो आप यहाँ पे लिख रहे हो। लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है उसकी प्रॉपर जो डिटेल है वो मैं यहाँ पे तो बताऊँगी,
लेकिन जो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, उसका जो लिखने के जो टिप्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स, ताकि आपको हर स्टेप जो है उसकी समझ आती जाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आपने मेंशन करना होता है कि आप ये काम कर रहे हो, लेकिन उसका आपने क्या सोच के ये काम शुरू किया है, इसका जो आप एस्टिमेटेड या प्रपोज्ड रिज़ल्ट क्या होंगे, आपको क्या अचीव होगा। आपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्लियरली डिफ़ाइन करना होता है, और वो चाहे आप बुलेट्स फॉर्म में कर लें या उसकी नंबरिंग कर लें। पैराग्राफ फॉर्म में अवॉइड करें पैराग्राफ फॉर्म में ऑब्जेक्टिव्स को लिखना, उसको बुलेट्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी हेडिंग आती है, डेट इज़ प्रपोज्ड रिसर्च प्लान एंड मेथडोलॉजी। प्रपोज्ड रिसर्च प्लान एंड मेथडोलॉजी में आपने कंप्लीट डिटेल देनी होती है कि आप एक्सपेरिमेंट कैसे रन करोगे। एक्सपेरिमेंट रन करने का मतलब ये है कि आप पूरा एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल अगर आप डाइट डिग्रेडेशन कर रहे हैं, तो डाइट डिग्रेडेशन तो आपको पता है ये आपका टॉपिक है, यहाँ तक तो आपको कोई ऐसा मुश्किल नहीं आई। लेकिन आपने जो काम करना है उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरी जो एड्जॉर्प्शन के मुतालिक जो ये प्ले लिस्ट ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, काइंडली आप उसको चेक कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रिसर्च प्लान में कौन कौन से पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ नेम जस्ट, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन आपको उन वीडियो से मिल जाएगी। तो क्या होता है कि आपने सबसे पहले सिलेक्शन करनी होती है कंपोजिट की। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइट डिग्रेडेशन की बात करें, तो उसमें आपका जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसमें आप देखें तो उसमें सोर्स ऑफ लाइट होता है, यूवी लाइट हो सकती है, गैमा लाइट हो सकती है। ठीक है, आपने सोर्स आपको चाहिए। इसके अलावा कुछ पेपर्स में आपको मिलेगा कि उन्होंने जस्ट यूवी लाइट के साथ डिग्रेडेशन करवाई है, कुछ पेपर्स में जस्ट यूवी लाइट यूज़ की है, सॉरी गैमा लाइट यूज़ की है। लेकिन कुछ में ऐसा भी है कि उन्होंने कंपोजिट यूज़ किया है, या नैनो कंपोजिट यूज़ किया है, नैनो पार्टिकल यूज़ किए हैं, या सिंपल जिंक ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड का कंपोजिट उन्होंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड। तो आप जस्ट रेडिएशन सोर्स से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंपोजिट यूज़ कर रहे हो, कोई एज अ कैटलिस्ट आप चीज़ ऐड कर रहे हो, तो उससे एफिशिएंसी या परसेंटेज डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाती है, रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट करने कैसे हैं, उसमें लिए आपको सबसे पहले यूवी सोर्स को जो है आपका उसको सेट करना पड़ेगा, उसको कैसे यूज़ करना है। कंपोजिट बनाना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपने उसको स्टडी करना है। इसके बाद आपने कौन से पैरामीटर्स हैं, मिसाल के तौर पर इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्यूशन पीएच है, इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम है, इफ़ेक्ट ऑफ डाई कंसनट्रेशन है। ठीक है, इसके अलावा इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट डोज है, जो आप कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हो, इफ़ेक्ट ऑफ इरेडिएशन टाइम है। इरेडिएशन टाइम का मतलब ये होता है कि आप कितनी देर तक यूवी लाइट के अंदर उस काम को कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप इफ़ेक्ट ऑफ यूवी सोर्स कि आप कितने वोल्ट की जो है वो यूवी लैंप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप उनके वोल्टेज भी वेरी करोगे। नेक्स्ट पे जो आ जाता है वो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ जाता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट, सारे पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए कि आपने ये करने कैसे कैसे है, कितने ग्राम क्या चीज़ ऐड करोगे तो ये चीज़ कितने टाइम के लिए रखनी है, कि आप इसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस क्या है, फाइनल एब्जॉर्बेंस क्या है। तो इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोडेड है एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस की, काइंडली आप उसको चेक कर लें। जब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप सिनॉप्सिस राइट अप नहीं कर सकोगे। या तो आपको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई हो कि आपने ये एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे करने हैं, आपके सीनियर्स हों, तो आप सिनॉप्सिस राइट अप कर लोगे। लेकिन जब आपको पूरी मेथडोलॉजी का ही नहीं पता, तो आप सिनॉप्सिस में प्रपोज्ड रिसर्च प्लान या मेथडोलॉजी में क्या लिखोगे। और अगर आपने लिख भी लिया है एक किसी आर्टिकल से उठा के डाटा, एक कोई किसी आर्टिकल से, जब आपसे वहाँ पे क्वेश्चनिंग होगी ना डिफेंस में, तो आप उसको जब जस्टिफाई नहीं कर सकोगे तो आपका सिनॉप्सिस जो है वो वीक काउंट होगा। मे बी वो आपको दोबारा लिखने के लिए दे दें या दोबारा इसको डिफेंड करने के लिए दे दें। तो मेक श्योर कि जो आपका रिसर्च मेथडोलॉजी है या आप उसको थोरोली स्टडी करें डिफरेंट आर्टिकल से। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप उस चैनल की जो प्लेलिस्ट है एड्जॉर्प्शन के बारे में, उसमें इसकी कंप्लीट डिटेल ऐड है, कुछ न्यू पार्ट्स भी ऐड करने वाले हैं, वो इंशाल्लाह ताला जल्द अपलोड हो जाएंगे। लेकिन उन जो स्टेप्स हैं उनको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको मेथडोलॉजी का पता चल जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं समरी। समरी का मतलब ये होता है कि आपने जो
अभी तक जितनी डिस्कशन की है उसको 1 या 2 पैराग्राफ में आपने उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है कि हम ये हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये प्रॉब्लम थी, हम इसको सोल्व करने के लिए हमने ये टॉपिक चूज़ किया, इस टॉपिक में हमने ये प्रपोज्ड प्लान है, इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है और ये प्रपोज्ड रिज़ल्ट होंगे और फ्यूचर रिकमेंडेशन भी आपने थोड़ी बहुत समरी में बता देनी है। तो अभी तक आपने जितना सिनॉप्सिस लिखा है उसको 1 या 2 पैराग्राफ में समराइज़ करके कंक्लूड करके आपने लिखना होता है। ठीक हो गया। और ये ज़रूरी होती है समरी लिखना सिनॉप्सिस में, क्योंकि जो आपके कमेटी मेंबरान होते हैं वो हर बंदा सारे का सारा सिनॉप्सिस नहीं पढ़ता। कोई टीचर है फॉर एग्जांपल, अगर वो इंट्रोडक्शन पढ़ रहा है तो अगला जो है वो उसकी आपके मेथोडोलॉजी प्लान को पढ़ेगा, उससे नेक्स्ट जो है वो समरी को पढ़ेगा। ठीक है। तो समरी में आपकी जो है सारे पॉइंट्स क्लियर होना ज़रूरी है कि आप काम कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिज़ल्ट क्या है। उससे नेक्स्ट चले तो हमारे पास सिग्निफिकेंस आ जाती है स्टडी की या एक्सपेक्टेड आउटकम। सिग्निफिकेंस का मतलब अगेन वही है, आपने नोवेल्टी का कुछ बताना होता है कि नोवेल्टी क्या है, उसको ब्रीफली डिस्कस करना होता है। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम का मतलब ये होता है कि आपने वो रिज़ल्ट बताने हैं कि हमारे ये रिज़ल्ट आएंगे और ये क्यों आएंगे, उसकी रीज़न भी आपने बतानी होती है थोड़ी बहुत, और पॉसिबल अगर हो तो मैकेनिज़्म भी इंक्लूड कर सकते हैं आप सिनॉप्सिस में। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट इट इज़ रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। ठीक है। आप रेफरेंसेस मैनुअली भी ऐड कर सकते हो जहाँ जहाँ से आपने डाटा लिया, और इसके सॉफ्टवेयर भी होते हैं डिफरेंट, जिसमें हमारे पास मेंडले आ जाता है, एंड नोट आ जाता है। और अगर आप मैनुअली ऐड करोगे तो उसमें आपके पास मैनुअली ऐड करने का तरीका ये होता है कि आप गूगल स्कॉलर पे जाके उसकी टाइटल को लिखें और उसको मैं वहाँ से उसका जो रेफरेंस है उसको कॉपी करके ऐड कर दें। दूसरा तरीका एंड नोट का होता है, और एंड नोट का जो तरीका है, अब एंड नोट कैसे इंस्टॉल किया जाए, कैसे उस पर वर्क किया जाए, उसमें आर्टिकल्स कैसे ऐड किए जाएं, उनका रेफरेंस पेपर में कैसे ऐड किया जाए, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। फ्री इंस्टॉलेशन ऑफ एंड नोट का भी मेथड बताया गया है और उसके बाद उसको यूज़ करने का, और उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं जो आपसे कवर अप नहीं होती उनके सारी डिटेल भी ऐड है, काइंडली आप उसको चेक कर लें। और आई रिकमेंड कि आप एंड नोट यूज़ करें रेफरेंसेस ऐड करने के लिए। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको यहाँ पे उसके एडवांटेज बताती चलूँ कि अगर आप मैनुअली रेफरेंस ऐड करोगे तो अगर आप नंबरिंग के हिसाब से कर रहे हो 1 2 3 4, ठीक है, आपने 6 तक रेफरेंस ऐड कर लिए, फिर आपको याद आया कि नहीं भाई ओहो यहाँ पे 2 नहीं, 2 के साथ एक और रेफरेंस ऐड करना था, 3 करना था, जो कि मैंने 2 के साथ नहीं ऐड किया, अगली लाइन में ऐड कर दिया। तो जब आप वहाँ पे रेफरेंस मैनुअली ऐड करोगे तो वो तो 3 हो गया, और जो 3 था वो बाद में नंबर 4 हो जाएगा, फिर 5 6 7, इस तरह आपके टोटल 6 हैं। आपने उसमें एक न्यू रेफरेंस ऐड जब कर दिया तो टोटल तो 7 हो गए, लेकिन नंबरिंग उनकी ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी। तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सारे रेफरेंसेस की जो काउंटिंग है उसको दोबारा नंबरिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही इरिटेटिंग स्टेप होता है कि बार बार नंबरिंग चेंज करना, और फिर नंबरिंग को भी देखना है कि भी 1 to R सारी करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं, और फिर नीचे से भी रेफरेंसेस लिस्ट में भी उनको चेंज करना। ठीक है। तो ये बहुत इरिटेटिंग स्टेप होता है। इस स्टेप से बचने के लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है डेट इज़ एंड नोट। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मेक श्योर कि आपके जो रेफरेंसेस हैं वो एंड नोट से ही ऐड हों, चाहे वो आपका सिनॉप्सिस है, आर्टिकल है या थीसिस है, इसमें आपको रेफरेंस की टेंशन नहीं होती। उसके बाद जो दूसरा डिसएडवांटेज है मैनुअली ऐड करने का वो ये है कि आपको यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने APA6 स्टाइल में लिखना है। गूगल स्कॉलर से जो हम रेफरेंसेस लेते हैं यूजुअली वो APA6 स्टाइल में नहीं होते। ठीक है। अगर हो भी तो उनमें क्या होता है कि किसी में ईयर पहले लिखा होता है ऑथर लिस्ट के पास, और किसी में ईयर जो है वो एट द एंड ऑफ रेफरेंस लिखा होता है, या इस तरह की माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो कि बार बार बंदे को करेक्ट करनी पड़ती हैं, और उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, मैं तो ये कहूँगी। तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो मेंडले है या एंड नोट है, तो उसमें क्या होता है कि आप वहाँ से जो रेफरेंस का स्टाइल है जस्ट वो सिलेक्ट करो, उस पर क्लिक करो, और उसके बाद वो सारे का सारे रेफरेंसेस आपके ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। अगर आपने APA6 में करना है तो आप एक ही दफ़ा पे वहाँ पे सिलेक्ट करो कि हमने APA6 करना है, उसके बाद आप उसको अपडेट कर दो,
अपडेट करोगे तो सारे के सारे रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली सेट होके आपके पास करेक्ट होके आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा इसका एडवांटेज जो मैंने पहले बात की थी नंबरिंग का, कि नंबरिंग ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती जब हम मैनुअली ऐड करते हैं, लेकिन जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई सारा सिनॉप्सिस आपका लिखा गया है और आपको एंड पे कोई रेफरेंस याद आ गया है या वो मिसिंग था या आप वो रिमूव करना चाह रहे हैं या कोई न्यू ऐड करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप वहाँ पे कोई ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो बाकी के सारे नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। जो 2 था वो 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, अगर आपने कोई रिमूव किया है तो 4 वाला 3 हो जाएगा, 3 वाला 2 हो जाएगा। तो आपको रेफरेंसेस की टेंशन एंड नोट में नहीं होती, ठीक हो गया। अब इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, काइंडली आप उस सेक्शन को जाके देख लें। तो यहाँ तक ये टेबल ऑफ कंटेंट था सिनॉप्सिस का, कि ये वाली चीज़ें हर सिनॉप्सिस में होती हैं, चाहे वो एमफिल लेवल का सिनॉप्सिस है या पीएचडी लेवल का, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें अपने सिनॉप्सिस में लाजमी ऐड करनी है, इनमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। हाँ, इसके अलावा अगर आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई क्राइटेरिया है कि आपने ये चीज़ भी ऐड करनी है और वो उनकी तरफ से लाजमी है तो आप उसको लाजमी ऐड करें, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई स्किप नहीं करनी क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सिनॉप्सिस की। यहाँ तक आपको कंटेंट ऑफ सिनॉप्सिस आई होप के क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ सिनॉप्सिस की एज अ फॉर्मेट। आपने जस्ट इसी को कॉपी नहीं कर लेना क्योंकि ये आपके पास एक रफ स्केच है, आपको ये प्रॉपर ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि अगर आप यही कॉपी कर लोगे तो आपके सारे का सारा सिनॉप्सिस जो है वो क्लियर हो जाएगा, एज सच कोई इशू या कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, ये आपके सामने लिखा ज़रूर है मैंने, लेकिन एक रफ स्केच है, इसमें कोई ऐसी सच आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है कि इसको एज स्केच समझना है और इसके स्केच के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। मैंने सबसे पहले बात की थी कि आपका जो पहला कंटेंट है सिनॉप्सिस का डेट इज़ टाइटल पेज, ठीक है। अब टाइटल पेज में ये देखें, टाइटल पेज है ये, इसमें ये टाइटल है, आपने टाइटल सारे का सारा बोल्ड लिखना है और कैपिटल वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। और पहले पेज पे टाइटल पेज पे ये कैपिटल ही होता है, हर यूनिवर्सिटी में इसका कोई इशू नहीं होता। आपने क्या करना है कि अब ये जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड ये तो फार्मूला है इनका, आई बिस्मथ का और जिंक का जैन एन तो छोटा ही आएगा, इसको तो हम कैपिटल नहीं कर सकते, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इसकी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक हो गया। और आपने ये टाइटल लिख लिया, ठीक है, उसको सेंटर में अलाइन करना है। टाइटल लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि ये सिनॉप्सिस किस डिग्री के लिए है। सिनॉप्सिस फॉर द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ फिलोसफी, एमफिल लेवल का है तो मास्टर ऑफ फिलोसफी लिख दें, पीएचडी का है तो उसका लिख दें, ठीक है। इन केमिस्ट्री इस आपने वो फील्ड भी मेंशन करनी है, केमिस्ट्री की है या फिजिक्स की है, जिसमें भी आप सिनॉप्सिस लिख रहे हो। सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, साहिवाल ये वैसे जनरल किसी यूनिवर्सिटी का लिखा है नेम, अब ज़रूरी नहीं है कि आप यही कंसिडर करो कि आपने भी ऐसा ही लिखना है, बाकी डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आप उस यूनिवर्सिटी के स्टाइल के अकॉर्डिंग लिखें, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे बाय, मतलब किसकी तरफ से लिखा है ये, यो आप इसमें आपका नेम आएगा, यानी कि स्टूडेंट नेम इसमें होगा। उसके बाद स्टूडेंट का जो है वो रोल नंबर आएगा, और रोल नंबर आपने ऐसे लिखना है कि अगर आप एमफिल के हो तो एमफिल का केमिस्ट्री, आगे आपका बैच होना चाहिए 21 से 23, 22 से 23, 22 से 24, ये जो भी आपका बैच है आपने उसको लिखना है। उसके बाद आपका ये रोल नंबर होगा, ठीक है। ये एज एन एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है आप, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। आप यहाँ पे देखें बैच भी मेंशन है, आप इस तरह अगर आप एक दफ़ा आपने लिख दिया 21 और दोबारा भी लिखना चाह रहे हैं तो दोबारा भी लिख लें, अगर नहीं लिखना चाह रहे तो आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद सुपरवाइज़र आ जाते हैं, आपका सुपरवाइज़र का नेम होगा, यहाँ पे सुपरवाइज़र के नेम के साथ डॉक्टर लाजमी लगाना है आपका। मेक श्योर के सुपरवाइज़र या जो टीचर्स होते हैं उनका नेम आपने स्पेलिंग करेक्ट लिखने हैं और कंप्लीट लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का नेम लेंथी भी है, फॉर एग्जांपल मोहम्मद जमालुद्दीन या इस तरह करके नेम आ रहा है आपका, तो आपने क्या करना है कि मोहम्मद का जस्ट एम डॉट नहीं लिखना बल्कि वो पूरा लिखना है, क्योंकि कुछ टीचर्स को होता है कि उनका नेम पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि हमारा नेम पूरा लिखा जाए। तो आपने अपने सुपरवाइज़र का या को सुपरवाइज़र का नेम या किसी भी लेवल पे टीचर का नेम अगर आप लिख रहे हो तो मेक श्योर कि उसको जो अगर वो डॉक्टर है पीएचडी लेवल के हैं तो आप उनके डॉक्टर लाजमी लगाएं,
और उनका नेम ज़रूर कंप्लीट लिखें। ठीक हो गया। उसके बाद सुपरवाइज़र के नेम के बाद अब यहाँ पे आप ये देखते जाएं कि कौन सी चीज़ बोल्ड है और कौन सी चीज़ बोल्ड नहीं है। और साइज़ आपको पता चल रहा है कि इसका साइज़ जो है वो 12 है और टाइम्स न्यू रोमन में ही ये सारा लिखा है और सेंटर में अलाइन है। टाइटल पेज सेंटर में ही अलाइन होता है, बोथ साइड पे जस्टिफाई नहीं किया जाता। ठीक हो गया। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट लिखना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम है और एंड पे आप लोगो लगा दें। अब डिपेंड करता है कि लोगो आपने एंड पे लगाना है, एंड पे लगा दें, यहाँ पे स्टार्ट पे लगाना चाह रहे हैं कहीं पे तो स्टार्ट पे लगा दें। तो ये आपका पास जो है ये टाइटल पेज है। ठीक हो गया। जो मैंने आपसे बात की थी कि टाइटल पेज होता है, उसके बाद आपने एक और पेज बनाना है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके वो यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाउ है या नहीं। वो कौन सा था? डेट इज़ अ पेज फॉर सिग्नेचर्स फॉर आल कमेटी मेंबर्स। ठीक है। आपने तमाम कमेटी मेम्बरान के अगर साइन का भी पेज बनाना है तो इस टाइटल पेज के बाद बनेगा, इससे पहले नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अब ये पहला पेज हो गया, पहला पॉइंट हो गया हमारा टाइटल पेज का। उससे अगला हमारा ये था एब्स्ट्रैक्ट का। तो एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने ये रफ स्केच की फॉर्म में आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, उसके साथ कीवर्ड्स भी हैं। तो दिखाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि एब्स्ट्रैक्ट में भी आपने जो उसकी हेडिंग है वो सेंटर में अलाइन करनी है और सारे के सारे कैपिटल वर्ड्स होने चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। ठीक हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट आपका ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में होना चाहिए जिसके मैक्सिमम 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं कि आपने 3-4 पैराग्राफ बना दिए, 2 पेजेस का एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, ऐसा कोई बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट जस्ट आपका सिनॉप्सिस में 1 पैराग्राफ होना चाहिए जो कि राउंड अबाउट 250 या 300 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है। बाकी अगर कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लिमिटेशन दी गई है इसमें कि इतने वर्ड्स होने चाहिए, इतने पेज होने चाहिए, तो आपने उसको भी माइंड में रखना है सिनॉप्सिस राइटअप करते दौरान। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपने कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं। अब देखें यहाँ पे कीवर्ड्स क्या थे। क्रिस्टल वायलेट है, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये जो फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन है ये एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस AOP में आती है। ठीक है। आपने उसको मेंशन कर दिया। फोटो कैटालिस्ट यूज़ किया गया था, डिग्रेडेशन की गई है, बाद में रीजनरेशन भी की गई है। तो इस तरह के आपने 5-6 वर्ड जो हैं वो कीवर्ड्स में ऐड करने हैं। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट में आपने ये देखें, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट जो है वो फ्यूचर में लिखा गया है। करंट स्टडी विल फोकस ऑन फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक क्रिस्टल वायलेट डाई अंडर UV लाइट बोथ इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट दैट इज जिंक ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ किया गया है इसमें। ठीक है। अब कैटालिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय को प्रेसिपिटेशन, तो विल बी का वर्ड यूज़ किया गया है। कैटालिस्ट कैसे प्रिपेयर करना है उसका भी बताना है। विल बी करेक्टराइज्ड, कौन सी करेक्टराइजेशन टेक्निक्स यूज़ की गई हैं उनको भी मेंशन करने हैं, उनके नेम। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, इसमें H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है अगर आपने, तो आपने वो भी मेंशन करना है। काइनेटिक आइसोथर्म मॉडल्स विल बी इन्वेस्टिगेटेड, अब कौन से पैरामीटर्स इसमें स्टडी किए जाएंगे। काइनेटिक मॉडल्स हैं, आइसोथर्म हैं और इसके अलावा ऑपरेशनल पैरामीटर्स जो कि मैंने आगे आपके सामने डिस्कस किए। कॉन्टैक्ट टाइम है, इसके अलावा डाई डिग्रेडेशन है, सॉरी डाई कंसनट्रेशन है, pH है, इरेडिएशन टाइम है। तो वो सारे पैरामीटर्स भी आपको माइंड में होने चाहिए कि आपने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है या एक्सपेरिमेंट करना है उनका। और इसके अलावा स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए जाएंगे, विल बी एनालाइज्ड डाटा। ठीक है। और रीजनरेशन स्टडी भी डिस्कस की जाएगी, एप्लीकेबिलिटी विल आल्सो बी चेक्ड। अब नोवेल्टी देखें यहाँ पे भी ऐड की गई है। टिल येट नो वर्क हैज़ बीन रिपोर्टेड ऑन H2O असिस्टेड फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन ऑफ CV डाई विया UV जिंक ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड, H2O2 स्पेसिफिकली। ठीक है। इसी तरह आपने नोवेल्टी ऐड करनी है कि आपके काम की खास बात क्या है, वो आपने नोवेल्टी यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो मेन बताने की बात थी वो ये थी कि यहाँ पे देखें देखें यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज़्म भी थोड़ा बहुत एक लाइन में एक्सप्लेन किया गया है कि UV लाइट है, कैटालिस्ट है, H2O2 है। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंट डाई डिग्रेडेशन होगी सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसमें हाइड्रोक्साइड रेडिकल बनेंगे जो कि डाई डिग्रेडेशन करवाएंगे। तो इस तरह की लाइन आपने एब्स्ट्रैक्ट में लाजमी ऐड करनी है ताकि जो रीडर है उसको आइडिया हो जाए कि आपको थोड़ा बहुत मैकेनिज़्म का पता है, स्टेप्स का पता है कि प्रोसेस कैसे होगा। जस्ट लाइट फॉल करवा दी, उसके बाद उसमें H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दिया तो सिर्फ इसकी वजह से डिग्रेडेशन हो जाएगी, लेकिन हुई कैसे है बेसिकली वो आपको आपसे ये जानना चाहेगा कि आपने
कितना इसको थोरली रीड किया है, आपको इसका मैकेनिज्म का पता भी है या नहीं पता। तो मेक श्योर कि आप जब भी सिनॉप्सिस लिखें उससे पहले एक थोड़ी आप स्टडी करें कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप सिनॉप्सिस हमसे लिखवाना चाह रहे हैं तो वो पेड सर्विसेज हमारी जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा आपको अगर खुद लिखना चाह रहे हैं, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पे आज जो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट के बाद बताई थी हेडिंग, वो थी इंट्रोडक्शन पार्ट की। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं या नीड फॉर द प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। और ये भी देखें हमारे पास जो है वो बोल्ड है, कैपिटल है, और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। इंट्रोडक्शन से एब्स्ट्रैक्ट की नंबरिंग नहीं करनी है आपने। ठीक हो गया। नंबरिंग में हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में आपने वही सारी चीज़ें के इंट्रोडक्शन डाई क्या है, फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन क्या है, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है आपने, और इसके बाद आपका सिलेक्टेड डाई क्या है, आपने इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। ठीक है। उसके बाद उसकी सारी डिटेल ऐड करनी है, जैसे जो भी आपका डाई होगा उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सारी डिटेल कि किस पीएच पे उसका क्या कलर है, उसकी लैम्डा मैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। और ये इंट्रोडक्शन में सब हेडिंग के तौर पे आ रही है। इंट्रोडक्शन की आपने हेडिंग का जो साइज़ है वो 14 रखना है। ठीक है, क्योंकि ये मेन हेडिंग है। उसके अंदर जो सब हेडिंग्स आ रही हैं और ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसका 12 साइज़ होगा, और ये सब हेडिंग्स का भी 12 साइज़ होगा, लेकिन ये बोल्ड होगी। जबकि जो ये मेन बॉडी है इसका साइज़ 12 होगा, लेकिन ये बोल्ड नहीं होगी। ठीक हो गया। आपने सिलेक्टेड डाई जो है आपने उसको थोड़ी एक्सप्लेन करना होता है, और उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद जो आपका सिलेक्टेड प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप प्रोसेस करोगे, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि जो आप फिगर की नंबरिंग करोगे, ये पहली हेडिंग में इंट्रोडक्शन में आ रही है तो आप इसको 1.2 करोगे। इंट्रोडक्शन में ही अगर कोई और फिगर आएगी तो आप उसको 1.2 करोगे। ठीक है, ये 1.1 है, उसको 1.2 कहोगे। अगर इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई तीसरी फिगर भी आएगी तो आप उसको 1.3 कहोगे। आपने जस्ट फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 ऐसा आपने नंबरिंग नहीं करनी। पहला जो डिजिट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ये कौन सा चैप्टर है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है या मेथडोलॉजी वाला पार्ट है दूसरा, या तीसरा पार्ट है रिजल्ट वाला। ठीक है, जबकि जो दूसरा डिजिट होगा वो फिगर के अपने नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहली फिगर है, 1.2 का मतलब है कि दूसरी फिगर होगी लेकिन चैप्टर 1 की होगी। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट का मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखना है, कैसे समराइज़ करना है, तो ये इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पे कि इंट्रोडक्शन पार्ट को कैसे समझा जाए, कैसे लिखा जाए। तो काइंडली आप उस वीडियो को चेक कर लें, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने कैसे समझना है अगर आप डाई डिग्रेडेशन पे, एड्सॉर्प्शन पे काम कर रहे हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करनी है ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद सिलेक्टेड डाई की डिटेल बताने के बाद ये भी उस वीडियो में ऑलरेडी मेंशन है कि उसकी डिटेल कैसे ऐड करनी है। एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर आप डाई डिग्रेडेशन कर रहे हो तो आप उसकी मतलब एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की डिटेल ऐड करोगे। अगर आप डाई एड्सॉर्प्शन पे काम कर रहे हो तो आप एड्सॉर्प्शन की डिटेल ऐड करेंगे कि एड्सॉर्प्शन क्या है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनका आपने मेंशन करना है। और ये देखें ये रेफरेंसेस भी अंदर ही ऐड हैं। देखें अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें ये मार्क हो गया, और इसका मतलब ये है कि ये एंड नोट से ऐड है, ये मैनुअली ऐड नहीं है। अगर ये मैनुअली ऐड किया होता तो ये ये मार्क सारा इसका कलर चेंज ना होता। ठीक हो गया। उसके बाद इसके स्टेप्स अगर हैं तो वो लिख दें, उसकी टाइप्स हैं तो आप उसको मेंशन कर दें। और ये जो टाइप्स में आपने ये जो लिखनी है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में, ये भी इक्वेशन मोड से जाके लिखनी है। मैनुअली आपने जो एक्स की पावर होती है वो करके नहीं लिखनी, जो कि टाइम्स न्यू रोमन या जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसके नीचे दी होती है। आपने इक्वेशन मोड में जाके इक्वेशंस लिखनी है, और इक्वेशन मोड में इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल पे, काइंडली आप उसको भी चेक कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद उनकी सारी डिटेल ऐड करने के बाद आपने सिंथेसिस पे आ जाना है। अगर आपको कोई फ़ोटो कैटलिस्ट आपने यूज़ किया है, आप उसकी सिंथेसिस बताओगे कि वो कैसे सिंथेसाइज़ किया और कौन कौन से स्टेप्स हैं, आपने किस तरह उसको प्रिपेयर किया। उसकी सिंथेसिस बताने के बाद आपने जो है लिटरेचर रिव्यू पे आना है। लेकिन अगर आपका फ़ोटो कैटलिस्ट नहीं है तो आप ये 1.3 वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। अगर आपका कोई बायोसॉर्बेंट है
ठीक है। आप उस पर काम करें तो उसकी प्रिपरेशन फिर बनती है, वो इस तरह बनती है कि आपने उसमें बताना है कि सीविंग की है, ग्राइंडिंग की है, वॉशिंग की है, और उसकी प्रिपरेशन की भी अलग से वीडियो एड्जॉर्प्शन वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है। काइंडली आप उसको चेक कर लें कि प्रिपरेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे उसमें परफॉर्मेंस की जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलें तो लिटरेचर रिव्यू आ जाता है। लिटरेचर रिव्यू में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि लिटरेचर रिव्यू ये दूसरा चैप्टर है इस केस में। दूसरे चैप्टर में हमारे पास डिफरेंट हमने पेपर स्टडी करने हैं, उनके जो उन्होंने काम किया, जिस डाई पे किया, क्या रिएक्शन लगाए, क्या पैरामीटर स्टडी किए, कौन से मॉडल डिस्कस किए हैं उन्होंने, क्या उनके पॉसिबल रिजल्ट हैं, हमने उनको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। फिर दूसरे पेपर पे आ जाएंगे, फिर उसकी सारी डिटेल ऐड करेंगे, यानी कि पेपर की समरी लिखनी है। और पेपर की समरी हमें तब ही समझ आएगी जब हमें ये पता होगा कि मॉडल्स कौन कौन से डिस्कस किए जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस को समझने के लिए आपको जो एड्जॉर्प्शन की प्लेलिस्ट इस चैनल पे अपलोडेड है, काइंडली आपको उसको चेक कर लें, अदरवाइज़ आपको पेपर समझना या पेपर को राइट अप करना नहीं आएगा। उसके बाद क्या है कि आपने ये लिटरेचर रिव्यू में 10 से 15 आपने पेपर्स जो है वो ऐड करने हैं। यहाँ पे एक रफ स्केच की फॉर्म में पैराग्राफ लिखे गए हैं। आप उनको ऐड करने के बाद जो तीसरा चैप्टर आता है डेट इज़ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि आपने ये बताना होता है कि आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट के एम्स क्या हैं। देखिए अब ये भी फ्यूचर में है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करंट रिसर्च विल बी, लेकिन लिटरेचर रिव्यू पास्ट में ही होगा। वो क्यों? क्योंकि लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि जो पहले से पेपर रिपोर्टेड हैं आप उनको ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो तो रिपोर्टेड हैं, वो तो पास्ट का हिस्सा है। ठीक है। लिटरेचर रिव्यू के अलावा बाकी सारे का सारा सिनॉप्सिस फ्यूचर टेंस में लिखना होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको ये भी क्लैरिफिकेशन हो गई। इसलिए कहती हूँ कि वीडियो एंड तक पूरा देखा करें ताकि आपको इस तरह की जो माइनर चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होती जाएं, क्योंकि जब भी माइंड में आएंगी मैंने उस टाइम बता देनी है। ये नहीं करना कि वीडियो के शुरू में ही सारी चीज़ें बता दूँ या वीडियो के एंड में बता दूँ। ठीक है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आपने लिखने हैं कि आपके रिसर्च के प्रोजेक्ट, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके क्या एम्स हैं, आप क्या चीज़ स्टडी कर रहे हो, आप डिग्रेडेशन कर रहे हो, ये आपका एम है कि आपने एफिशिएंट फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन करवानी है डाई की एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। ठीक हो गया। दूसरा एम क्या है कि आपने परसेंटेज रिमूवल भी स्टडी करनी है, कितनी परसेंटेज रिमूव हुई है, 9998 कितने परसेंट डाई रिमूव हुआ है, डिग्रेड हुआ है, आपने वो परसेंटेज लिखनी है। ये भी एक एम एंड ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तीसरा एम ये है कि आपने जिंक ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड, अगर आपने कोई कैटालिस्ट यूज़ किया है, जिंक ऑक्साइड अकेला यूज़ किया है, टाइटेनियम ऑक्साइड यूज़ किया है या कोई बायोजोर्बेंट यूज़ किया है, तो आपने उसकी एफिशिएंसी को चेक करना है, ये कितना एफिशिएंट है जो डाई डिग्रेडेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पे आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है या कोई ऐसा ऐसे कर ले आपके कैटालिस्ट का ही कैटालिस्ट एक्टिवेटर कोई ऐड कर दिया है प्रोसेस करने के दौरान, तो उसकी एफिशिएंसी को भी आप चेक कर लें। फॉर एग्जांपल अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो यूजुअली ऐड किया जाता है, अब उसको कैसे स्टडी किया जाता है, उसका रोल क्या है इस डिग्रेडेशन में, आप उसको भी स्टडी करोगे। ये भी आपका एम है। नेक्स्ट पे चलें तो डिफरेंट ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं जिसमें पीएच है, इरेडिएशन टाइम है, कैटालिस्ट डोज है, डाई कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है। आपने इन पैरामीटर्स को स्टडी करना है। ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोसेस एंड लाइक रीजनरेशन स्टडी है, एप्लीकेबिलिटी विद टै वाटर है, यानी कि आप सारा रिएक्शन टै वाटर के साथ भी करोगे। ये भी आपका एक न्यू चीज़ आ जाती है, वो लाजमी करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेपर्स में पूछी जाती है। और इसके अलावा आपका जो बेसिक मैकेनिज़्म है, जैसे यहाँ पे है कि दिस स्टडी विल आल्सो एक्सप्लोर द बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ सीवी डाई डिग्रेडेशन। अब सीवी फॉर क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, मैं बार बार क्रिस्टल वायलेट पूरा नहीं पढ़ी, इसको सीवी एब्रीविएट करके। इसी तरह हर डाई की एब्रीविएशन होती है, जैसे कॉन्गो रेड की CR है, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू की MB है। तो आप अपने इस तरह एब्रीविएशन भी लिख सकते हो, सिनॉप्सिस में फुल नेम भी लिख सकते हो। उसके बाद एट द एंड आपने एफिशिएंसी चेक करनी है अदर अवेलेबल फ़ोटो कैटालिस्ट के साथ, के बाकी फ़ोटो कैटालिस्ट के साथ इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। ये आपको तभी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप सेट कर सकोगे जब आपको पूरे प्रोसेस का पता होगा। ठीक हो गया।
उसके बाद प्रपोज रिसर्च प्लान और मेथडोलॉजी, ये भी आप तब ही लिख सकोगे जब आपने थोरोली आर्टिकल रीड किए होंगे, आपको पता होगा कि ये प्रोसेस कैसे होना है और ये कैसे लिखा जाना है। इसमें आपने लिखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में सारे ही रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। और आपने क्या करना है कि अगर जो आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसमें मेंशन करें कि आपने ये सारा काम यहाँ पे करना है। जो केमिकल रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे एनालिटिकल ग्रेड के होने चाहिए। एनालिटिकल ग्रेड का मतलब है हाई प्योरिटी होनी चाहिए, 99.99% होनी चाहिए प्योरिटी। और ग्लासवेयर जो आपने यूज़ करने हैं वो पायरेक्स ग्लासवेयर होने चाहिए। एड्जॉर्बेट कलेक्शन आपने कहाँ से करनी है। एड्जॉर्बेट क्या होता है, जो जिस चीज़ ने एड्जॉर्ब होना होता है। फॉर एग्जांपल डाई है तो डाई ने एड्जॉर्ब होना है, या डाई की डिग्रेडेशन आप कर रहे हो तो वो एड्जॉर्बेट है। अगर मेटल है तो वो मेटल आपके उस केस में एड्जॉर्बेट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होती है डेट इज़ एड्जॉर्बेंट, ठीक है। अब एड्जॉर्प्शन से मुझे ये याद आया कि अगर आप ये कंसिडर करो, जो मैंने आपको कहा कि आप एड्जॉर्प्शन वाली प्लेलिस्ट चेक करो, अगर आप ये माइंड में करो कि हमारा तो डाई डिग्रेडेशन पे काम है, एड्जॉर्प्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इट्स रॉन्ग, आप गलत हो, ठीक है। गलत क्यों हो, क्योंकि जब भी डिग्रेडेशन होती है, डिग्रेडेशन से पहले डाई एड्जॉर्ब होता है सरफेस के ऊपर, उसके बाद वो डिग्रेड होता है। तो जब तक आपको एड्जॉर्प्शन की समझ नहीं आएगी आप डिग्रेडेशन स्टडी कर ही नहीं सकोगे, ठीक है। और ये पेपर्स में लिखा भी जाता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ डाई डिग्रेडेशन इज एड्जॉर्प्शन, आफ्टर विच डाई डिग्रेडेशन विल टेक प्लेस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ें ये मेंशन करनी है कि आपको कौन से केमिकल चाहिए, कौन से ग्लासवेयर किस कंपनी का चाहिए, कैसे क्या प्योरिटी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं आपने उनको मेंशन करना है कि वेइंग बैलेंस आपको रिक्वायर है, डिजिटल पीएच मीटर है, एक्सआरटी करवानी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो भी आपने इसमें मेंशन करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये डिफरेंट जो ग्लासवेयर या जो बीकर्स या इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको जो चाहिए उसकी अलग से वीडियो अपलोडेड है उसी एड्जॉर्प्शन वाली प्लेलिस्ट में कि कौन से इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होते हैं ड्यूरिंग रिसर्च ऑफ डाई डिग्रेडेशन या डाई एड्जॉर्प्शन। तो काइंडली आप इस वीडियो को चेक कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि आपको ये चीज़ें चाहिए, इशू करवाते वक्त आपको कोई टेंशन ना हो, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है करेक्टराइजेशन ऑफ कैटालिस्ट। करेक्टराइजेशन में आप जो भी बायोअब्जॉर्बेंट है या जो कैटालिस्ट है आपने यूज़ किया, आप उसकी करेक्टराइजेशन करवाओगे। उसके लिए आपने कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, FTIR होती है, SEM होती है, इसके अलावा XRD की जाती है कंपोजिट वगैरह की, और टाइम एनालिसिस भी होता है डिफरेंट केसेस में, TG एनालिसिस भी करवाया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन के अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट क्या है आपके पास, ठीक है, आप उनको मेंशन करोगे कि ये अवेलेबल चीज़ें हैं, हमने ये इनकी सरफेस मार्फोलॉजी स्टडी करनी है, ये टेक्निक सप्लाई करनी है, और फिर हमारे जो रिज़ल्ट है एक्चुअल में आ जाएंगे। अगर आप कोई कंपोजिट कोई कैटलिस्ट नहीं भी यूज़ कर रहे फिर भी आपको ये टेक्निक्स करवानी पड़ती हैं, वो इसलिए ताकि आपको पता चले कि कितना डाई डिग्रेड हो गया है, कितना नहीं हुआ, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर डाई डिग्रेडेशन आपके रिजल्ट आते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे रेडिएशन सोर्स अगर आपको यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन में लाइट सोर्स होता है, गैमा लाइट यूज़ की है या यूवी लाइट, उसका आप मेंशन करें कि वो आपने कहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आप ट्रीटमेंट ऑफ डाई को मेंशन करें कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें आप ट्रीटमेंट करोगे, कितने ppm का सोल्यूशन बनाना है आपने, एक्सपेरिमेंट कैसे रन करना है, उसके अलावा कितने यूवी विजिबल की रेंज क्या होनी चाहिए, क्या लैम्डा मैक्स है, किस लैम्डा मैक्स पे इनिशियल एब्जॉर्बेंस लेनी है, किस पे मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे, कितने ml सोल्यूशन लेना है, कैसे सारा रिएक्शन परफॉर्म करना है, सोल्यूशन pH क्या होनी चाहिए। तो इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है उसी एड्जॉर्प्शन की प्लेलिस्ट में। उसकी प्लेलिस्ट को अगर आप एक दफ़ा कंप्लीट देख लोगे तो आपको 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको सिनॉप्सिस राइटअप आपका जो है वो 2 दिन में ही हो जाएगा। अगर आप उसको फिर भी ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका 1 दिन में ही सिनॉप्सिस राइटअप सारा हो जाएगा। आपको प्रॉपर मैकेनिज्म समझ आ जाएगा, प्रॉपर मेथडोलॉजी समझ आ जाएगी कि प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। चेंज इन एब्जॉर्बेंस आप फाइंड करते हो, परसेंटेज डिग्रेडेशन का फार्मूला होता है AI - AF डिवाइडेड बाई AI मल्टीप्लाई बाई 100m। AI क्या है, AF क्या है, आपने उस वीडियो से ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ, उसमें आप काइंडली उन वीडियोस को चेक कर लें और वहाँ से आपने इसकी परसेंटेज डिग्रेडेशन का
फार्मूला है और ये आपको पता भी होना चाहिए। आपने इस फार्मूले के ज़रिए परसेंटेज निकालनी होती है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप लिखते हो कि ये टूल्स हम अप्लाई करेंगे। वो कौन से टूल्स हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं, उन वहाँ से आपने एनालिसिस करना है। और उसके बाद करेक्टराइजेशन और फैसिलिटीज़ आ जाती हैं कि कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो आप यूज़ करोगे। वो हम जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, XRD होती है, FTIR होती है, SEM होती है। तो ये चीज़ें सारी करेक्टराइजेशन में आ जाती हैं जो कि आपने यूज़ करनी है। और UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर वैसे एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और वो कैसे यूज़ किया जाता है वो ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया। समरी में आपने सारा ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि सारा प्रोसेस कैसे हुआ, थोड़ा बहुत मैकेनिज़्म भी बताना है, प्रपोज्ड रिजल्ट भी बताने हैं, और ये भी जो है आपकी समरी भी फ्यूचर टेंस में ही लिखी होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी और एक्सपेक्टेड आउटकम, इसमें आप मैकेनिज़्म को मोर इलेबोरेट करके बताओगे कि ये आपकी नोवेल्टी है, सारा प्रोसेस इस तरह हुआ था, ये हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जब ब्रेकेज हुई, जब लाइट फॉल करवाई तो ये वाले आयंस बने, हाइड्रोक्सिल आयन बने, और ये सारा मैकेनिज़्म हमारे पास फॉलो हुआ। ठीक है। और इसी तरह मैकेनिज़्म की इंशाल्लाह अलग से वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें मैं फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन के मैकेनिज़्म को ब्रीफली डिस्कस करूँगी कि प्रोसेस होता कैसे है। ठीक हो गया। लास्ट पे हमारे पास रेफरेंसेस आ जाते हैं। रेफरेंसेस में आप DOIB पेपर्स की ऐड कर सकते हो। जैसे ये देखें, अब मैंने इसको क्लिक करना है तो ये देखें ये सारा के सारा मार्क हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एंड नोट से रेफरेंसेस ऐड हैं, और एंड नोट से जो रेफरेंसेस ऐड होते हैं वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होते हैं। अगर नहीं तो उनमें थोड़ी बहुत करेक्शंस करके आप उसको सर्टिफिकेट कर सकते हो, और उसकी वीडियोस भी अपलोडेड हैं कि एंड नोट से रेफरेंस कैसे ऐड किए जाएँ, कैसे उनको सेट किया जाए, उनके अंदर DOI कैसे ऐड की जाए। ये DOI उनके अंदर ऐड नहीं होती है, हमने खुद से ऐड करनी होती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा इनको यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है एंड नोट के बारे में, काइंडली आप उनको चेक कर लें। और ये रेफरेंसेस जो हैं ये यूनिवर्सिटी के स्टाइल के अकॉर्डिंग ही आप जो है वो सारे के सारे ऐड करोगे अपने सिनॉप्सिस में। और इनकी भी अगर लिमिटेशंस हों तो आप लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, अगर नहीं तो आप उनकी जितने ज़्यादा रेफरेंस ऐड करेंगे वो आपका प्लस पॉइंट काउंट किया जाएगा कि आपने इतने पेपर्स रीड किए हैं इस सिनॉप्सिस को राइट अप करने के लिए। ठीक हो गया। बाकी होप्स हो कि आपको सिनॉप्सिस के जो मेन स्टेप्स हैं, मेन कंटेंट्स हैं, उनकी समझ आ चुकी है कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। और अगर आपकी इसकी कंप्लीट चाह रहे हैं कि इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही है, कोई समझा आपको किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई, तो आप काइंडली एड्जॉर्प्शन वाली जो प्ले लिस्ट है उसको चेक कर लें। अगर आप उसको थोरली समझ लेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपको डिग्रेडेशन ऑफ डाई जो है उसकी समझ आ जाएगी, और आप इसको सिनॉप्सिस को राइट अप कर सकोगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोसेस होता कैसे है, रिएक्शन कैसे लगाया जाता है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट है, क्या प्रोसेस होता है। तो उसको समझने के बाद ही आप प्रोसेस जो है वो इसको सिनॉप्सिस को अच्छे तरीके से राइट अप कर सकोगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।